गुड मॉर्निंग बच्चों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया का डिटेल अध्ययन किया था, जिसके तहत हमें सूक्ष्म बीजाणु या हम कह सकते हैं परागकण प्राप्त हुआ था। इस लेक्चर में हम उसकी आगे की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो आज कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम दो चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु चतुष्क के प्रकार। जो कल लघु बीजाणु चतुष्क बने थे, 4 का समूह बना था, उनके विभिन्न प्रकार हैं, उनका अध्ययन करेंगे। दूसरा परागकण की डिटेल संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कि लघु बीजाणु चतुष्क के बारे में हम पढ़ें, कल का जो टॉपिक था उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि ये टॉपिक जो है आज का वो समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि बीजाणुधानी या हम कह सकते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी के अंदर इस प्रकार से ये हमने पराग कोश का चित्र बनाया और इस प्रकार से 4 सूक्ष्म बीजाणुधानियाँ बनाई। ठीक है। और हमने पिछली प्रक्रिया में पढ़ा कि इन्हीं के अंदर बहुत से लाखों हजारों की संख्या में सूक्ष्म छोटे पराग कणों का निर्माण हो गया था, जिन्हें हमने लघु बीजाणु का नाम दिया, जो कि 4 के समूह में बन रही थी। यानी परागकण मातृकोशिका, ये आपकी लघु बीजाणु मातृकोशिका कहें या हम कहें परागकण मातृकोशिका, क्योंकि ये या तो लघु बीजाणु बनाता है अंत में, या हम कह सकते हैं परागकण बनाते हैं। तो इन्हीं लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप हमें ये डायग्राम देख सकते हैं आप, अच्छे से समझ में आएगा कि ये आपकी परागकण मातृकोशिका या लघु बीजाणु मातृकोशिका थी। इसी में विभाजन हुआ, अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, जिसके तहत हमें अंत में 4 कोशिकाएं प्राप्त हुई। अर्धसूत्रीय विभाजन में एक कोशिका अंत में 4 कोशिकाएं बनाती हैं, क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन 2 में बढ़ता है। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम, जिसके तहत 1 से पहले 2 और बाद में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय सेकंड में हमें फिर 4, लास्ट में 4 कोशिकाएं मिलती। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अंत में 4 अगुणित n लिखा मैंने बीजाणु या लघु बीजाणु हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब शुरू में क्या होते हैं, ये चारों के चारों लघु बीजाणु आपस में कैसे होते हैं, समूहों के रूप में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये आपका है आपस में इनको बांधने वाला जो पदार्थ है उसे कैलोस कहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद ये सभी क्या होते हैं, कैलोस के जो आपकी भित्ति है उसके गल जाने के कारण ये सभी कैसे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी सूक्ष्म बीजाणु जो हैं, ये सूक्ष्म बीजाणुधानियों में ये 4 के समूह से अलग होकर के ये बिल्कुल इस प्रकार से दिखने लगते हैं। ठीक है। तब हम इसे लघु बीजाणु या परागकण ही कहते हैं। ठीक है। और इन 4 के समूह के लिए शब्द है लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है। तो ये लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहा गया, ये 4 के समूहों को। ये आपको बता दिया कि बाद में टेपटम जो है, टेपटम आपको याद होगा, परागकोश की बाहर से अंदर की अगर बढ़े तो सबसे आंतरिक परत होती है, या हम कह सकते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी की सबसे अंदर की जो परत है जो घेरे रहती है परागकणों को, वो होती है टेपटम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करती है, जिसके कारण जो 4 आपके सूक्ष्म बीजाणु थे जो आपस में समूहों में जुड़े हुए थे, उनकी कैलोस की परत गल जाती है और ये सभी कैसे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जो इस डायग्राम में आपको देखने को मिला। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं कि लघु बीजाणु चतुष्क यानी 4 का जो समूह है, टेट्राड है। ठीक है। वो कितने प्रकार का है, तो मुख्य रूप से ये 5 प्रकार का होता है। पहला प्रकार पढ़ लेते हैं, चतुष्फलकीय चतुष्क। ये बहुत ही कॉमन टाइप है जो ज़्यादातर द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। तो द्विबीजपत्री पौधों में इस प्रकार का चतुष्क बनता है, चतुष्फलकीय चतुष्क, जिसे हम टेट्राहेड्रल टेट्राड के नाम से जानते हैं। इसकी क्या खास बात है, ये आपकी है सूक्ष्म बीजाणु मातृकोशिका। एक अर्धसूत्रीय विभाजन में जैसे ही यहाँ पे केंद्रक का विभाजन हुआ, तो यहाँ होना क्या चाहिए, कोशिका को भी विभाजित कर जाना चाहिए। यानी एक कोशिका में पहले केंद्रक 1 से 2 भागों में बढ़ता है, फिर बाद में यह कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कोशिका नहीं बटी, ये बढ़ जानी चाहिए ऐसे, पर ये बटी नहीं, और इसमें विभाजन लगातार हुआ। यानी केंद्रक फिर से 2 केंद्रक ने 4 केंद्रक का रूप ले लिया, और इसमें भी कोशिका विभाजन नहीं हुआ। ये चारों केंद्रक जो हैं, लिखा जाता है, ये चारों केंद्रक जो हैं
इस तरह से, यानी आपके चतुष्फल कार्यरीति में व्यवस्थित हो गए हैं, जिसमें से अगर हम एक बार देखें तो सामने से सिर्फ 3 ही आपको लघु बीजाणु दिखाई देंगे, एक जो है वो इन तीनों के पीछे होगा। ठीक है, तो चतुष्फल कार्यरीति का क्या मतलब होता है, यानी अगर हम सामने से देखें तो हमें सिर्फ 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देंगे और जो चौथा लघु बीजाणु होगा वह इन तीनों के पीछे स्थित होगा। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से याद रखें, द्विबीजपत्री पौधों में ये लोग मुख्य रूप से चतुष्फलकीय चतुष्क पाया जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, दूसरा है समद्विपार्श्व चतुष्क, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। चतुष्क के लिए शब्द टेट्राड दिया है, 4 का समूह। ठीक है, इसमें जो चारों लघु बीजाणु बने हैं वो एक ही तल में होते हैं, ये आप देख सकते हैं। यानी सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन के तहत पहले केंद्रक विभाजन हुआ और इनके बीच में भित्ति भी बन गई, तो यहाँ पे 1 से 2 बन गई और अंत में इस प्रकार से 4 अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे जो चारों बनी है आपके सूक्ष्म बीजाणु, वो सभी एक ही तल में आपको सामने दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है वह समद्विपार्श्व चतुष्क कही जाती है और ये सभी आपके एक बीजपत्री पौधों में पाए जाने वाला चतुष्क है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्रॉसित प्रकार का चतुष्क या हम इसे डेक्यूसेट टेट्राड कहते हैं। ये डायग्राम जो बना है ये 5 प्रकार का है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम इसका है, क्रॉसित प्रकार चतुष्क जो है इसका डायग्राम ये है। इसमें क्या होते हैं, 2-2 यानी 4 जो आपके लघु बीजाणु बनते हैं, तो 2 जो हैं वो एक दूसरे के समकोण होंगे और यहाँ जो आपका ये लंबा वाला दिख रहा है इसके भी समकोण क्या होगा, एक और होगा। तो यानी ये 2-2 के बीजाणु जो होते हैं ये एक दूसरे के समकोण पे स्थित हों, तो इस प्रकार का जो आपका टेट्राड चतुष्क बनेगा वो क्रासित प्रकार का होगा, जो कि मैग्नोलिया, ठीक है, चंपा इसमें उदाहरण में आता है, उसके कुल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी डायग्राम ये सेम है, समझने में आसानी हो इसीलिए बार बार इसको रिपीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद है रेखीय चतुष्क। ये नाम से समझ में आ रहा है, लीनियर माने एक लाइन में या रैखिक एक ही रेखा में सभी के सभी लघु बीजाणु हो। तो ये आपका है इसका डायग्राम। इसमें चारों आपके 1 2 3 4 ये चारों लघु बीजाणु एक ही क्रम में ऊपर से नीचे व्यवस्थित हों, तो ऐसा आपका चतुष्क रेखीय चतुष्क कहलाएगा। ये आपके हेलोफाइला नामक पौधे में पाया जाता है। सबसे लास्ट में देखें तो ये आपका टी आकार का चतुष्क है, ये है डायग्राम इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 लघु बीजाणु पहले अनुप्रस्थ इसमें लिखा जाता है, ये इस प्रकार से 2 अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा ऐसे लगे होते हैं। उसके बाद बीच में क्या होता है, 2 में लंबवत स्थिति होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो 2 अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा अलग रहते हैं और जो 2 होते हैं उनमें क्या होते हैं, इस प्रकार से लंबवत स्थिति, यानी ये एक दूसरे के इस तरह से लंबवत स्थिति में अरेंज होंगे। तो टी आकार का जो चतुष्क है ये एरिस्टोलोकिया जो पौधा है उसमें मिलेगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एरिस्टोलोकिया एलिगेंस इसकी स्पीसीज जाति का नाम है। इस पौधे में ये 5 प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इसके डायग्राम आते हैं। परागकण का चित्र या तो इसके जो भाग हैं वो आपको बनाने को लिखने को आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि परागकणों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में होता है। तो ये आपका शाखा है पैलिनोलॉजी कहा जाता है। पैलिनोलॉजी क्या होगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परागकणों का या सूक्ष्म बीजाणुओं का अध्ययन करते हैं, उससे हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इनके जनक देख लेते हैं। तो पैलिनोलॉजी के जनक इर्डमैन हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद भारत की सिर्फ बात करें इंडिया में, तो भारत में पैलिनोलॉजी के जनक PKK नायर जो हैं ये कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत कार्य किया इनके लिए पैलिनोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा। परागकण या जिसे हमने लघु बीजाणु कहा, जो कि कैसे हैं, अगुणित हुए अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद बने। ठीक है, ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कही जाती है। नर युग्मकोद्भिद का क्या अर्थ होता है, यानी वह अंग, वह भाग जिसके अंदर या जो आगे चल के नर युग्मक का निर्माण करेगा।
ठीक है। चूंकि हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं पुष्पीय पौधों में, तो हम शुरू में क्या कर रहे हैं, हमने भाग पढ़े, उसके बाद हम नर युग्मक का जनन देख रहे हैं, इसके बाद हम मादा युग्मक का जनन देखेंगे, तत्पश्चात इन दोनों का निषेचन पढ़ेंगे। ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण जिस अंग में जिस में हो रहा है उसे हम परागकण कहते हैं। क्योंकि नर युग्मक कैसा होगा, अगुणित होगा। लैंगिक कोशिकाएं अगुणित होती हैं, हम जानते हैं। ठीक है। लैंगिक जनन में भाग लेने वाली जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, हैप्लॉइड यानी अगुणित होती हैं। इसीलिए ये जो आपका परागकण ये भी अगुणित ही है, लघु बीजाणु जिसे हम कह रहे हैं। तो इसी के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा और इसी के अंदर दो नर युग्मकों का अंततः निर्माण होगा। ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस कि परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, क्योंकि इसके पहले के स्ट्रक्चर कैसे थे, आपके द्विगुणित थे, लेकिन अर्धसूत्र विभाजन के बाद ये पहली रचना बनी है जिसे हम लघु बीजाणु या परागकण कह रहे हैं, जो कि कैसी है, हैप्लॉइड यानी अगुणित है। ठीक है। तो ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका हुई। ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब हम परागकण के चित्र को देखते हैं, उसकी संरचना। ठीक है। बाहर से अंदर की ओर क्या क्या भाग मिलेंगे इसमें। तो प्रत्येक अगर परागकण को देखें तो इसका अगर हम शेप देखेंगे तो सामान्यतः या तो गोल होता है या अंडाकार हो सकता है। ठीक है। यह दो आवरणों से यानी बाहर से इसकी कवरिंग मिलती है जो इसको ढकती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो बाहर से दो आवरण मिलते हैं। ये दोनों आवरणों को अगर हम दोनों आवरणों को साथ में बोलें तो इसे हम स्पोरोडर्म के नाम से जानते हैं। इंग्लिश हिंदी में एक ही नामकरण है। तो स्पोरोडर्म क्या है, परागकण के जो दोनों आवरण होते हैं उनको सम्मिलित रूप से दोनों को मिलाकर हम इन्हें स्पोरोडर्म कहते हैं। ये एक परागकण का चित्र है। ऐसी एक रचना नहीं, ऐसे कई सारी हजारों की संख्या में परागकण आपकी परागधानियां सूक्ष्म बीजाणु धानियों में बनते हैं। ठीक है। यानी कई सारी क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका बनती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप कई सारे आपके हजारों की संख्या में परागकण बनते हैं जो डस्ट लाइक होते हैं यानी धूल के कण के समान होते हैं। ठीक है। तो ये देखिए इसकी संरचना, ये सबसे बाहरी परत होती है इस प्रकार से, और इसके बाद ये आंतरिक परत है। फिर इसमें क्या होगा, ये इनका केंद्रक होगा। ठीक है। और ये इनका क्या होगा, ये जो द्रव्य वाला भाग है ये इनका कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है। कहीं कहीं पे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं ये। ठीक है। डिप्रेशन है, तो इसे हम कहते हैं आपका जनन छिद्र या जर्म पोर के नाम से जानते हैं। ठीक। तो नीचे के पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देख लीजिए। तो परागकण का जो सबसे बाह्य आवरण होता है वो कठोर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है ऑप्शनल पे। तो बाह्य आवरण जो होता है बहुत ही कठोर होता है। अलंकृत माने इस प्रकार से सजावटी है, प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है। वह खुरदरा होता है, इसे हम बाह्यचोल कहते हैं। तो सबसे बाहरी जो आवरण हुआ उसका क्या नामकरण हुआ, बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। परागकण का बाहरी आवरण जो है उसे हम बाह्यचोल या एक्साइन कहते हैं। ठीक है। अब यह एक विशेष खास पदार्थ से बनता है जिसे हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। नाम याद रखिएगा, स्पोरोपोलिनिन। यह बहुत ही प्रतिरोधक पदार्थ है। ठीक है। यह बाह्यचोल एक्साइन यानी परागकण के एक्साइन बाह्यचोल में पाया जाता है, उस बाह्यचोल में मिलता है। ठीक है। आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो टेपिटम परत होती है उसमें यूबिस्ट बॉडी या कण पाए जाते हैं जो कि स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ को बनाते हैं। ठीक है। ये जो स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ है, ये अगर हम देखें इसकी प्रकृति तो वसीय है, फैटी है, और ये जैविक अपघटन इसका नहीं होता। यानी इनको कई वर्षों तक अगर ये कहीं किसी भी मिट्टी के सतह के अंदर भी दबी रहें तो ये सुरक्षित रहेंगे। यानी इनके अंदर की जो भी रचना है वो सुरक्षित रहती है। ये इतने प्रतिरोधी हैं, अभी तक इनको नष्ट करने वाला कोई भी पदार्थ नहीं खोजा गया है। ठीक है। तो ये लंबे समय तक अवशेष के रूप में बचे रह सकते हैं। तो हम इन्हें कह सकते हैं जीवाश्म के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है। जीवों का यानी कुछ जीवों का जो बचा हुआ अंश होता है ना, जो काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है। तो ये हो गया आपका स्पोरोपोलिनिन जो बाह्यचोल जो है में पाया जाता है। यानी बाह्यचोल जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन नामक प्रतिरोधी पदार्थ का बना होता है। ठीक है। विभिन्न इसमें इतनी क्षमता होती है कि बहुत ज़्यादा तापमान हो या इसमें एसिड जो अगर बहुत सारे अम्ल जो हैं इस पे गिरा दिए जाए तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इस आवरण
में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहाँ आपको बताया था ये, यानी बाह्य चोल में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इन छिद्र को नामकरण बता दिया। इन छिद्रों को हमने जनन छिद्र या इंग्लिश में जर्मपोर के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो एक बीजपत्री की बात करें तो उसमें संख्या में 1 मिलते हैं। ये है एक जनन छिद्र, किस में मिलेगा? एक बीजपत्री पौधों में, जैसे आपकी घास हो गए, मक्का हो गया, ठीक है, ग्रास फैमिली, गेहूं, धान, ठीक, इनमें एक छिद्र मिलता है। ये जनन छिद्र कहाँ मिलेंगे? बाह्य चोल में मिलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जब एक जनन छिद्र मिले मोनोकॉल्पेट। ठीक है, और द्विबीजपत्री पढ़ेंगे तो उसमें 2 से लेकर 3 जनन छिद्र मिल सकते हैं। तो इसे बाई, 2 है तो बाई और 3 है तो ट्राई कॉल्पेट शब्द यूज होता है इंग्लिश में। ठीक है, इन जनन छिद्रों के द्वारा ही परागनलिका या परागनली निकलती है। यानी जब यह वर्तिकाग्र पे, यानी मादा जो आपका भाग है वर्तिकाग्र, उस पे गिरते हैं और इन्हें निषेचन की क्रिया संपन्न करनी होती है भ्रूणकोश में जाकर, तो परागनली जो है निकलती है। जो अंतःचोल होती है वो परागनली के रूप में इन्हीं जनन छिद्रों के द्वारा बाहर निकलती है। यहाँ डायग्राम आपको दिखा देते हैं, ये डायग्राम है। ये एक अंकुरित होता हुआ परागकण है, ये इसकी बाहरी परत है जो बता दी, और अंतःचोल यानी अंदर वाली जो परत होती है इस प्रकार से परागनली के रूप में बाहर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये जो परागनली है, परागनलिका की खोज एवं निषेचन में इसके महत्व के बारे में जिस वैज्ञानिक ने नाम बताया था उनका नाम है GV एमिसी। 1824 ईस्वी में इन्होंने परागनली की खोज की तथा इसका निषेचन में महत्व है इसके बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब बाह्य चोल के ठीक नीचे एक पतली सी कोमल परत मिलती है जिसे हम अंतःचोल या एक्साइन कहते हैं। ठीक है, तो 2 परतें आ गई यहाँ पे कि परागकण की 2 परतें होती हैं, 2 आवरण द्वारा परागकण ढका होता है, एक बाह्य चोल और एक अंतःचोल। बाह्य चोल को हम एक्साइन भी कहते हैं, अंतःचोल को इंटाइन कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि बाह्य चोल तो स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ का बना था, अंतःचोल पेप्टोसेल्यूलोज नामक पदार्थ का, ये दोनों का सम्मिलित मिश्रण है। ठीक है, तो पेप्टोसेलुलोज इन दोनों का सम्मिलित मिश्रण के रूप में ये बना होता है इंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परागकण में दोनों स्तरों के अंदर, अब हम बाहर से अंदर की ओर बढ़ते, दोनों स्तरों को पढ़ लिया। अंदर में क्या है, इस प्रकार से कोशिका द्रव्य मिलता है और एक बड़ा सा केंद्रक मिलेगा ये। ठीक है, यही केंद्रक जो है आगे विभाजित होता है और यह जाके नर युग्मक बनाता है। तो इनमें आप पुष्पीय पौधों में इनके विभाजन से आप देखेंगे कि 2 नर युग्मकों का अंततः निर्माण होगा। ये हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि पुष्प है, पौधे की कोशिका है, तो इस प्रकार से वैक्यूल यानी आपकी धानियों का निर्माण होगा, रिक्तिकाओं का निर्माण होगी। इस प्रकार से धानियाँ होती हैं जिनमें कुछ द्रव्य भरे होते हैं। ठीक है, और ये केंद्रक है, एक बड़ा केंद्रक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कई एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। साइज, यानी परागकण का जो नॉर्मल साइज है सामान्यतः किस साइज के होते हैं, तो ये 20 से 25 माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं। ठीक है, इनसे लेकर के सामान्य साइज ये है जो अधिकतर पौधों में पाया जाता है। अब सबसे छोटे परागकण की बात करें तो ये आपका प्लांट है मायोसोटीज नामक जो पौधा है, इसका परागकण सबसे छोटा होता है 2.5 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, इसका एक नामकरण और है, इसे कहते हैं फॉरगेट मी नॉट प्लांट, इसका नाम है। ठीक है, तो या तो मायोसोटीज बोलते हैं इसको या फॉरगेट मी नॉट प्लांट। ठीक है, तो और सबसे बड़ा परागकण की बात करें तो मिराबिलिस जलापा नामक पौधा है, इसका परागकण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, बड़े की बात करें साइज में, आकार में। और सबसे लंबे परागकण की बात करें तो जूस्टेरा एक जलीय पौधा है, इसमें इस प्रकार से धागों के रूप में परागकण मिलते हैं, लंबाई में ज़्यादा लंबे होते हैं। तो सबसे लंबा जो परागकण होगा ये आपका जूस्टेरा नामक पौधा है उसका होगा, सबसे छोटा मायोसोटिस पौधे का, और सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस जलापा जो है इस पौधे का होगा। आज के लेक्चर में बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम परागकण का उपयोग और इसके स्फुटन के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।